हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखिए यहाँ पे देख लिया था कि जो हम निकालते हैं जो एनर्जी लेवल्स निकालते हैं जब n की वैल्यू डिफ़र करते हैं, तो हमने एनर्जी लेवल्स तक देख लिया था। जब n की वैल्यू 1 थी तो एनर्जी लेवल पाई एच कट स्क्वायर बाय में 2m में स्क्वायर आ गई थी। जब n की वैल्यू 2 थी तो 4 पाई एच कट स्क्वायर बाय में 2m में आ गई थी। इसी तरह n की वैल्यू 3 रखी थी हमने। अब हमें पता करना है कि नोड्स क्या होते हैं और एंटी नोड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नोड्स जो होंगे आपके, नोड्स मतलब मिनिमा, और मिनिमा कहाँ मिलेगा हमें? मिनिमा मिलेगा हमें यहाँ। ठीक है, तो ये जो पोजीशंस हैं ये क्या हो गए आपके नोड्स, और जहाँ पे मैक्सिमा होगा वो क्या होगा आपका एंटी नोड। तो ये हो गया हमारा एंटी नोड यहाँ पे, और ये क्या हो गया नोड हो गया। तो मिनिमा का क्या मतलब है? मिनिमा का मतलब है वहाँ पे जो हमारा साई होगा, जो वेव फंक्शन होगा साई एक्स कितना होगा, वो होगा 0। ठीक है, साई एक्स 0 का मतलब है, अब हमने साई एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये कितनी निकल के आई थी? ये आई थी a साइन के एक्स इज इक्वल टू 0, और या फिर साइन के एक्स इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या थी? साइन n पाई एक्स बाय में a इज इक्वल टू 0। अब साइन 0 किस किस पे होता है? साइन 0 आपको पता है कि साइन जो है वो 0 किस पे होगा? वो होगा हमारा 0 पे। ठीक है, मतलब हम वैल्यू रखें, n की वैल्यू कितनी रखें? n की वैल्यू हम रख के देखेंगे 0 1 2 अप टू n तक रख के देखेंगे, और जो नोड्स होगा वो 0 पे निकल के आएगा। यहाँ पे n को हम एक टर्म और पुट कर सकते हैं कि जो हमारा n पाई बाई एक्स इंटू ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2p इंटू पाई बाई 2। ये क्यों किया? 2 से 2 कैंसिल, पाई पे देखेंगे हम साइन 0 0 साइन 91, तो पाई बाई 2 पे। ठीक है, पाई बाई 2 पे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये मिनिमा बन रहा है। तो जो इसका 0 पाई 2 पाई इस तरह से होगा, सॉरी पाई मतलब 180, तो 180 पे ठीक है, ये 180 पे 0 हो जाएगा। तो 2 पाई से यहाँ इसका कंपैरिजन करके देख लेंगे और वैल्यू देख लेंगे कि x यहाँ से कितना आ गया। x देखिए पी ए बाय में n के इक्वल आ गया यहाँ से, और x की कितनी वैल्यू पे? x की वैल्यू 0 हो। अब p की वैल्यू चला देंगे, p की वैल्यू 1 से लेके 0 से लेके n तक, तो a बाय में n, 2a बाय में n, n a बाय में n, मतलब यहाँ तक हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नोड मिल जाएगा। अब एंटी नोड के लिए कंडीशन क्या है? मैक्सिमा होना चाहिए। साइन मैक्सिमम किस पे होगा? 90 पे। तो ये जो हमारा मैक्सिमा है, तो साइन n पाई x 4, ये किसके लिए है? फॉर एंटी नोड। ठीक है, एंटी नोड के लिए लिख देंगे साइन n पाई x बाय में a। k की वैल्यू रख दी, ये कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और 1 किसके इक्वल होगा? 1 होगा हमारा पाई बाई 2 पे। तो इसका एक स्टैंडर्ड लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या लिख लिया? 2p, हम क्या करते थे? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इस तरह से लिखते थे स्टैंडर्ड। तो इस बार जो है ना, ये स्टैंडर्ड क्या लिख लिया? 2n तो यहाँ ऑलरेडी है ही, इसलिए p की टर्म में लिख दिया, तो 2p प्लस 1 पाई बाई 2। ये क्या हो गया? हमारा स्टैंडर्ड हो गया, जहाँ पे p की वैल्यू कितनी चलेगी? p की वैल्यू चलेगी 0 1 2 अप टू जितने हमने नंबर्स लिए हैं वहाँ तक हमारी p की वैल्यू चलेगी। क्लियर है ये चीज़? अब देखो, 0 पॉइंट एनर्जी किसे कहेंगे? 0 पॉइंट एनर्जी जो होगी, 0 पॉइंट एनर्जी मतलब एनर्जी आपको पता ही है, एनर्जी की क्या वैल्यू आई थी? एनर्जी आई थी n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में 2m a स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखनी है। जब n की वैल्यू हमने 1 रखी थी तो मिनिमम एनर्जी कितनी आई थी? मिनिमम एनर्जी आई थी एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर, n की तो वैल्यू 1 होगी, बाय में 2m a स्क्वायर। तो ये क्या है? ये जो मिनिमम एनर्जी है इसी को हम कहेंगे 0 पॉइंट एनर्जी, क्योंकि अगर n 0 हो गया तो E कितना E 0 हो जाएगा, और साई भी कितना होगा? 0 होगा। वहाँ पे वो पार्टिकल मिलने की ना तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ना ही उसकी वहाँ पे एनर्जी मिलेगी। इट मीन्स वहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जो कि हमारा प्रिडिक्टेशन जो है कि पार्टिकल हमने बॉक्स के अंदर रख दिया वो फेल हो जाएगा, इसलिए 0 पॉइंट एनर्जी हमें मिलेगी।
यहाँ पे जब n की वैल्यू 0 हो जाए। अब हम जो करेंगे वो करेंगे सिंगल स्टेप बैरियर की। कोई भी बैरियर ले लिया हमने, अगर वो सिंगल स्टेप बैरियर का हम करके देखें कि सिंगल स्टेप किसको कहेंगे। ठीक है, एक पोटेंशियल स्टेप या फिर सिंगल स्टेप बैरियर है, वो किस तरह से करेंगे। अब देखिए, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर, इसके दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस पहले E इज ग्रेटर देन V नोड, और सेकेंड केस कौन सा स्टडी करेंगे, E इज लेस देन V नोड। ठीक है, दो केसेस की इसमें स्टडी करेंगे, एक E इज ग्रेटर देन V नोड और एक E इज लेस देन V नोड। तो हमने क्या बनाया, एक स्टेप बनाया, पोटेंशियल स्टेप बनाया, ये Vx हो गया, पोटेंशियल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास इस तरह से, ये एक स्टेप सिंगल स्टेप में हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल क्या दे दिया हमने, पोटेंशियल दे दिया 0। ठीक है, Vx 0 है, और यहाँ पे ये रीजन 1 हो गया और ये रीजन हो गया सेकेंड। ठीक है, ये इतना स्टेप है। ठीक है, और यहाँ पे Vx कितना है, Vx है V नोड के इक्वल। ठीक है, उसकी कुछ अमाउंट है। तो जब वो x से, मतलब ये पॉइंट, ये कुछ हाइट होगी, तो Vx जो हम डिफाइन करेंगे वो कितना होगा, 0 होगा। किसके लिए, जब x इज लेस देन, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ओरिजिन O पॉइंट नाम दे दीजिए। ठीक है, जब ये लेस देन किससे हो, 0 नाम दे दीजिए, O या 0। ठीक है, 0 नाम दे दिया कि ये 0 एक्सिस वाली लाइन है। जब ये 0 से लेस होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, और Vx कितना हो जाएगा, V नोड हो जाएगा, जब अगर ये पोटेंशियल कितना हो, ग्रेटर देन हो 0 से। ठीक है, इस तरफ हम रीजन सेकंड में आ जाएं तो पोटेंशियल कितना होगा, V नोड होगा, और इस तरफ अगर आ गए रीजन 1 में तो पोटेंशियल कितना हुआ हमारा, 0 हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी, वेव इक्वेशन थी। तो क्या थी हमारी वेव इक्वेशन, डी टो साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय में h कट स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी। अब इस कंडीशन पे हमने देखा था कि एक बार तो हमारे पास कितना है, v इज इक्वल टू 0 जो रीजन फर्स्ट था, और एक बार कितना आएगा, v इज इक्वल टू वी नोट। तो दो इक्वेशन बन के आएंगी इस स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से। तो दो इक्वेशन बन के आई, डी टो साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय में h कट स्क्वायर e साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नंबर नाम दे दिया a। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, डी टो साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m, सॉरी m यहाँ पे e नहीं आएगा, e यहाँ लिख दिया है, 2m बाय में h कट स्क्वायर e माइनस वी नोड साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी b। ठीक है, अब देखिए जो आपका पार्टिकल है यहाँ से इस तरफ से आया है, तो ये वेव जो आई है उसकी ये वेव हो गई, मतलब आने वाली वेव हो गई, इंसिडेंट वेव हो गई। और इसी तरह ये पार्टिकल क्या होगा, वापस भी जाएगा यहाँ से टकरा के, क्योंकि पोटेंशियल क्या है आपने पहले ही ले लिया था, वोल कैसी है, नॉन रिजिड है, नॉन परमिएबल है। तो क्या होगा, यहाँ से वो टकरा के वापस जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा इंसिडेंट कॉफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। अगर कुछ अमाउंट, अगर कोई ऐसा केस हो जाए कि कुछ अमाउंट जो है ना ट्रांसमिट भी हो जाए, ठीक है, तो ट्रांसमिट ये कौन सी हो जाएगी, आपका ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। ठीक है, और देखो अब इनफाइनाइट पे है ये पोटेंशियल स्टेप। ठीक है, जैसे आपकी सीढ़ियाँ नहीं होती है कि ये वाला एक स्टेप बन गया, ये वाला एक स्टेप बन गया, तो इसी तरह ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। समझ रहे हो कि पहला एक स्टेप, फिर उसके बाद ये दूसरा एक स्टेप, फिर ये तीसरा एक स्टेप, तो इसका नाम है पोटेंशियल वन स्टेप। ठीक है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल या फिर वन स्टेप प्रॉब्लम, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखो कि लास्ट में कहीं पे कोई भी दीवार नहीं है जहाँ से ये वापस से रिफ्लेक्ट होके आ सके, तो इसके लिए सिर्फ एक ही कॉफिशिएंट लेके चलते हैं। मान लीजिए इसके लिए a ले लिया, इसके लिए b ले लिया, तो इसके लिए c ले लिया, वापस अगर कोई आती है तो उसके लिए d ले लेते हैं, मतलब आपको कॉफिशिएंट मानने हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो दो इक्वेशन बनी, दो स्क्रोडिंजर इक्वेशन बनी, इन दोनों के हमने सॉल्यूशन भी निकालने हैं। इंसिडेंट
रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी हम आगे देखेंगे कि क्या होती है इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो ये एक इक्वेशन ए होगी, एक इक्वेशन बी होगी। हमने कल ही किया था कि 2me बाय में h कट स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया था, k स्क्वायर आ गया था। अब पहले रीजन में जो वेव आई है ना, उसका क्या ले लेते हैं, उसका कोफिशिएंट ले लेते हैं हम k1, ठीक है। और जो दूसरे रीजन में जो वेव मिलेगी उसका कोफिशिएंट क्या ले लेंगे, इस वाले में कोफिशिएंट क्या ले लेंगे, k2, क्योंकि ये दूसरे वाले रीजन में से लिया गया है और ये फर्स्ट रीजन में से। फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल 0 था, सेकंड रीजन में पोटेंशियल v नोड है। तो 2me बाई एच कट स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया, k1 के स्क्वायर के। इसी तरह 2me माइनस v नोड, ठीक है, बाय में एच कट स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया, k सेकंड के स्क्वायर के। मतलब k फर्स्ट कितना आ गया, k फर्स्ट आ गया हमारे पास अंडर रूट 2me बाय में एच कट स्क्वायर, और k सेकंड कितना आ गया, k सेकंड आ गया हमारे पास अंडर रूट 2me माइनस वी नोड बाय में एच कट स्क्वायर। अब एक टर्म आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो e है, इस बार e क्या है, ग्रेटर देन पोटेंशियल है। जब हम केस करेंगे e इज लेस देन पोटेंशियल, तब हम देखेंगे कि ये वाली टर्म किस में आ रही है, आयोटा की टर्म में आ रही है। तो वहाँ पे जो हम कोफिशिएंट लेते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें चेंजमेंट हो जाएगा। जैसे आप कल सॉल्यूशन लिया था ना, इसका जनरल सॉल्यूशन लिया था, उसी तरह आज जब हम करेंगे तो इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। तो जब अगर ये एनर्जी लेस देन पोटेंशियल हो तो जनरल सॉल्यूशन में चेंजमेंट आ जाएगा, वो आप आगे देख लेंगे, ठीक है। अभी इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं डी टो साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में k1 स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, डी टो साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगी, k सेकेंड का स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन बन गई। अब एक तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट, एक हो गई सेकंड। अब इनका क्या लेंगे, जनरल सॉल्यूशन लेंगे। जो फर्स्ट रीजन में था उसमें जो वेव फंक्शन माना वो हमने क्या मान लिया, साई 1 मान लिया, ठीक है। और जो सेकंड में माना उसको इसको क्या माना, साई 2। हालांकि है एक ही वेव, लेकिन अलग अलग रीजन में सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके लिए लिख देते हैं साई 1 सॉल्यूशन इसका, और इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं साई 2। क्लियर है ये चीज़। देखिए साई 1 कितना आएगा, साई 1 आएगा हमारे पास ए ई रेज टू पावर आयोटा के, अब कौन सी रे थी, के फर्स्ट थी, के फर्स्ट एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के फर्स्ट एक्स। क्लियर है साई 1 का सॉल्यूशन। इसी तरह साई 2 का सॉल्यूशन देखिए, साई 2 का सॉल्यूशन कितना होएगा, सी ई रेज टू पावर आयोटा, अब कौन सी वेव है, के सेकेंड है, के सेकेंड एक्स प्लस डी ई रेज टू पावर, अगर कोई वहाँ से वो रिफ्रैक्ट होके आ रही है तो उसका सॉल्यूशन डी माइनस आयोटा के सेकेंड एक्स। ये चीज़, ये दो सॉल्यूशन आ गए आपकी इस इक्वेशन के। ये हमारे आगे दोनों सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि जो सिंगल स्टेप था हमारा, इस तरह का जो स्टेप था, इस स्टेप में कहीं पे कोई भी बात रिफ्रैक्टिंग दीवार नहीं थी। तो जो डी वाला था, जो ट्रांसमिशन वापस ट्रांसमिटेड रे थी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। तो ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो दो ही सॉल्यूशन, दो ही आपके कंडीशंस आ जाएंगी, साई 1 और साई 2 में सिर्फ ई सी ई रेज टू पावर के सेकेंड इंटू एक्स। क्लियर है ये चीज़। सिर्फ दो ही कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी यहाँ पे। अब देखिए, तो ये जो डी है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन। इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, बाउंड्री कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि साई 1 जो है ना वो साई 2 के इक्वल हो जाए।
भाई बाउंड्री कंडीशन ये हमारा पोटेंशियल स्टेप था, तो यहाँ पे क्या था, साई 1 था, यहाँ पे क्या था, साई 2 था, और इस बाउंड्री पे क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो साई 1 जो है ना साई 2 के इक्वल होगा जब x हमारा कितना हो, 0 हो। यहाँ पे हमने क्या लिया था, 0 पॉइंट, ओ पॉइंट मतलब ओरिजिन वाला 0 पॉइंट, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन है, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, BC लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो साई 1 किसके इक्वल है, साई 2 के इक्वल है जब क्या हो, हमारा x इज इक्वल टू 0 हो। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इनका डिफरेंशिएशन भी इक्वल होना चाहिए, तो करली साई 1 बाय में करली x इज इक्वल टू करली साई 2 बाय में करली x के इक्वल होना चाहिए। तो ये होगी हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन। डिफरेंशियल की बाउंड्री कंडीशन पिछले में क्यों चेक नहीं की, क्योंकि पार्टिकल हमारा कैसा था, फ्री था, और फ्री पार्टिकल का डिफरेंशिएशन 0 आता है। इसलिए जब भी हमारा, अब हमारा पार्टिकल क्या हो गया, बाउंड हो गया एक सिंगल स्टेप में, कि यहाँ वो मूव कर सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। एक स्टेप हो गया, एक कंडीशन लगा दी उस पर। तो जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो डिफरेंशिएबल की सिर्फ इसी पे क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो अब करते हैं हम साई 1 का और साई 2 को, दोनों को इक्वेट करके उनका एक बार डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। साई 1 साई 2 को इक्वल करते हैं। साई 1 क्या है हमारा, a e रेज टू पावर आयोटा के फर्स्ट, अब x कितना है, 0 है, प्लस b e रेज टू पावर माइनस आयोटा के फर्स्ट, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, c e रेज टू पावर आयोटा के सेकेंड x, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू c। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर c, क्योंकि ये और भी पहले दे चुके हैं। इसी तरह अब क्या करी, दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की कि इनका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करो साई 1 का, साई 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंशिएट कीजिए साई 1 को, साई 1 का डिफरेंशिएशन देखो, इसके डिफरेंशिएशन में भी क्या आएगा, आयोटा के फर्स्ट आएगा, और इसके डिफरेंशिएशन में भी क्या आएगा, आयोटा के फर्स्ट आएगा, माइनस साइन आएगा, उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं। तो जो हमारा करली साई 1 x से डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या आया, आयोटा के 1 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया के फर्स्ट को, और क्या आ गया, a e रेज टू पावर आयोटा के फर्स्ट x माइनस b e रेज टू पावर माइनस आयोटा के सेकेंड, सॉरी के फर्स्ट x, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। इसी तरह क्या करेंगे, सेकंड वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जो साई 2 है, साई 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, अब हमारे पास आ गया करली साई 2 बाय में करली x कितना आ गया, आयोटा के सेकेंड, के 2 बोल दो, के सेकेंड बोल दो ऐसे, और कितना आया, c e रेज टू पावर आयोटा के सेकेंड x, ये हमारे पास आ गया। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, इन दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल करते हैं, आयोटा के फर्स्ट a e रेज टू पावर आयोटा के फर्स्ट x माइनस b e रेज टू पावर माइनस आयोटा के सेकेंड x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, आयोटा के सेकेंड c e रेज टू पावर आयोटा के सेकेंड x, इसके ये इक्वल हो गया। अब क्या हुआ, आयोटा से क्या हो गया, आयोटा कैंसिल, के फर्स्ट के सेकेंड दोनों तरफ जो है ना। अब हमें पता है a प्लस बी किसकी इक्वल होता है, c के इक्वल होता है, तो c की जगह हम क्या रख सकते हैं, और e रेज टू पावर, और क्या रखना है, x को कितना रखना है, 0 रखना है। तो आयोटा k1 या फिर k1 इज इक्वल टू k1, और x को कितना रखना था, 0 रखना था। देखिए सेकंड कंडीशन भी क्या थी, साई 1 साई 2 एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो x1 की वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, a माइनस में b इज इक्वल टू k सेकेंड इंटू में c, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है कि c की क्या वैल्यू थी, c हमने पहले ही निकाल लिया इक्वेशन c से, a प्लस बी के इक्वल होता है, तो k1 a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, k सेकेंड a प्लस बी के। यहाँ से देखिए k1 k2
दोनों के साथ जो जो चीज़ें को बी को एक साथ लिख लीजिए, ए को एक साथ लिख लीजिए। तो K1 को ए कॉमन आ गया यहाँ से, K1 ए आ जाएगा, यहाँ से K2 ए इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो K1 माइनस में K2, K सेकेंड भी लिख सकते हो, K2 भी लिख सकते हो, ए ले लिया कॉमन। सिमिलरली इस तरफ लेके जाओ बी को, माइनस का बी है उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें K1 प्लस K2 और b क्या हो जाएगा कॉमन। तो b की अगर मैं वैल्यू निकालूं, b कितना निकला, b निकला K1 माइनस K सेकेंड, ठीक है, a बाय में K1 प्लस K2, K2 ही लिख रही हूँ, आसानी हो जाती है K सेकेंड में बार बार में। तो ये तो हो गई b की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं b की वैल्यू a प्लस b कितना था, c था, और b की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूँ, c इज इक्वल टू ए प्लस बी था, और b की वैल्यू a की टर्म में ही आई है, तो a प्लस में अगर मैं ऐड करूं k फर्स्ट प्लस k फर्स्ट माइनस k सेकेंड डिवाइडेड बाय में K1 प्लस K2 इनटू में a, इसमें मैंने ऐड कर दिया तो c की वैल्यू a की टर्म में आ जाएगी। c की वैल्यू क्या निकल के आती है, यहाँ से देखो एलसीएम ले लेंगे, K1 प्लस K2 और K1 माइनस K2 कितना बन जाएगा 2K1 बाय में K1 प्लस K2 इनटू में a। तो ये होगी c की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू। इन वैल्यूज़ को भी हम लोग डायरेक्ट याद रख लेते हैं ताकि हम, अब आपको पता है, क्या पता है कि हमने जो ये लिया psi1 जो लिया a e रेज टू पावर K1 और k, अब मैंने पहले ही बता दिया था ये रे क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, तो ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इंसिडेंट, ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो b की जो वैल्यू है ये किसकी आई है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट रे के, और c क्या है ट्रांसमिशन है, ये भी क्या आया है कोफिशिएंट आया है किसका, ट्रांसमिशन का इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो a और b। अब देखो एक टर्म और देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि कल हम करेंगे। अब देखो रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम लिख देते हैं r से और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को हम लिख देते हैं t से। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो हमारी रिफ्लेक्ट हुई है रिफ्लेक्शन के कोफिशिएंट में, रिफ्लेक्टेड बाय में इंसिडेंट मैग्नीट्यूड दोनों का, और ट्रांसमिशन भी क्या होगा, जो ट्रांसमिट हुई है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, ये इनके डिफाइन करते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता क्या है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता क्या है। और कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमने देख ही ली, b की वैल्यू क्या आई है K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इनटू में a, और c की वैल्यू क्या आई है 2K1 डिवाइडेड बाय में K1 प्लस K2 इनटू में a। क्लियर है ये चीज़, तो ये था आज का हमारा। अब हम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो करंट डेंसिटी है वो क्या होती है, क्योंकि आपने +2 क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी होगी डेंसिटी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी होती है। अब हम क्या करेंगे, जो वेव आ रही है क्वांटम के अकॉर्डिंग वो कैसे निकलेगी। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।